वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय पे यूथ पब्लिकेशन की जनरल साइंस बुक 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में इस समय पे जो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री बोले दोस्तों तो रसायन विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 6 में टोटल दोस्तों 501 नंबर से लेकर के 600 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज का करंट अफेयर हमारे ग्रुप से मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का ये हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या अपनी क्यूरी या डाउट हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस बुक का हम लोगों ने जनरल साइंस यानी कि जनरल साइंस में दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स पहले ही पढ़ लिया है और बायोलॉजी भी पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और अब दोस्तों जो पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान भी इसको जल्दी ही हम लोग फिनिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सब के अलावा आपको हमारे इसी चैनल पे दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जो यूथ कमिश्नर टाइम्स की दोस्तों जो रीजनिंग की बुक 2024 वाली है, उस बुक को हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। जो बच्चे न देखे हो तो उस बुक को जरूर से जरूर जाके देख लें। उसका प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट वहां पे बना हुआ है। मैथ में भी दोस्तों मैंने लगभग आधी मैथ कंप्लीट करवा दी है। जल्दी ही हम पूरी मैथ कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम के पहले दोस्तों। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारी ग्रुप में जुड़ने से। तो आपकी सारी तैयारियां यहीं से हो जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि साइंस की क्लास हर रोज शाम को 8 बजे होती है। तो आप लोग इस 8 बजे वाली क्लास में बिल्कुल भी जुड़ना बिल्कुल मत भूला करें। तो आप लोग समय से अपनी इस क्लास को जरूर से जरूर जुड़कर किया करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज का अपना पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 501 नंबर और इस पे हमारा पूछा गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारी धातुएं दी गई हैं, जैसे कि दोस्तों सोडियम दिया गया है, जिंक दिया गया है यानी कि सोना दिया गया है, चांदी दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है और कॉपर दिया गया है। तो इनमें से कह रहा कौन धातुएं जो हैं, इनमें से बहुत सारी धातुएं लिखी है, तो कह रहा है इनमें से कौन धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। कौन धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, देख लीजिएगा वैद्युत अपघटन द्वारा यहाँ पे एयू बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम सोने को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोने को। फिर दोस्तों देख लीजिएगा और हम किसको एजी, दोस्तों एजी बोला जाता है, किसको? चांदी को बोला जा सकता है। ये एजी हमारा होता है चांदी। ठीक है भाई, ये देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एमजी हमारा होता है मैग्नीशियम। तो ये दोस्तों हो गए हमारे। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ये सी ऑप्शन पे। तो यही विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 501 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा अगला हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गलत कथन हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 के ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना यह था कि सर आप 2022 के क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में जैसे जैसे सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है, उसी टाइप से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे 2022 के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, जरूर से जरूर पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मत सोचें कि हमने 2022 के क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। आप लोग ये समझिएगा इस बुक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो बुक में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे
जैसे जैसे हमको 2022 के क्वेश्चन मिलते जाएंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आप ये भी मत सोचना कि नहीं इसमें बुक में 2022 के क्वेश्चन नहीं दिए गए, तो सारे 2022 के क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे 502 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया या की जा सकती है। फिर कहा गया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला देख लीजिएगा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती हैं। फिर कहा गया है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। रेलवे ग्रुप डी 18/9/2022 का एक क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हमको गलत कथन बताना है, तो ये जो दिया गया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखिए बिल्कुल सही कह रहा है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती हैं। सही कह रहा है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये बात इसने गलत कह दिया है, तो यहाँ पे गलत वाला ही हमको बताना था। तो 502 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला कहा गया है 503 नंबर में कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम, जिंक और फिर यहाँ पे Fe यानी लोहा और Cu यानी कि कॉपर। ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम आपको बताएं तो ये जो दिए गए तत्व हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, मैग्नीशियम, जिंक और Fe और यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर। तो इनमें से क्या पूछा गया है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है। इन धातुओं में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील की बात की गई है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। 503 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि Mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, Mg हो जाएगा। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 504 नंबर पे कहा गया है कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी गैस है। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X का या गैस X कौन सी गैस है। CO2 है, H2 है, O2 है, Cl2 है। तो रेलवे ग्रुप डी 15/9/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे 504 नंबर पे, तो देख लीजिएगा ये 504 नंबर हमारा क्या दिया गया है। 504 नंबर में कहा कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर X कौन सी गैस है। X कौन सी गैस है, तो दोस्तों हम आपको बता दें X जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 गैस है। ये बन जाएगा H2 गैस। कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प। यानी कि 504 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको समझ के लिए बता दूं, देखिए जब लवण क्या होता है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तो क्या होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो बर्नर शिफ्टर इसके पास लाने पर क्या होता है दोस्तों, पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों, पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे 504 का आपने जान लिया, बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 505 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं। एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। एनोड पर H2 गैस और कैथोड पर Cl2 गैस। फिर कह रहा है कि एनोड पर H2 गैस और कैथोड पर O2 गैस। ये भी ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एनोड पर जो होगा, एनोड पर Cl2 गैस उत्पन्न होगा और कैथोड पर हमारा H2 गैस उत्पन्न होगा।
देख लीजिएगा, एनोड पर Cl2 और कैथोड पर H2 गैस, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 505 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 506 नंबर, देख लीजिएगा बीच पे ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भी 2022 का ही क्वेश्चन हमारा यह है। करा इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से करा कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो होती है दोस्तों गोल्ड यानी सोना, एयू दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा सोना, ये हो जाएगा 506 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 506 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले कॉपर दिया गया है, कॉपर नहीं होगा, Ag यानी चांदी दिया गया है और Hg मरकरी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा Au हो जाएगा, Au हो जाएगा हमारा, तो ये सोना दिया गया है, सोना हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 506 के बाद दिया गया 507 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए के हो गया, Na हो गया, Zn हो गया, Cu हो गया, Hg हो गया और Ag हो गया। कह रहा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए अभिक्रियाशीलता के अनुसार, जो सबसे बड़ा हो तो बड़े से छोटे की ओर चलना है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसमें होती है दोस्तों, देख लीजिएगा ये पोटेशियम के में होती है, तो हमने यहाँ पे के को रख दिया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये सोडियम हमारा दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा सोडियम हमने रख दिया, Na रख दिया। उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा Zn हो जाएगा, हमने Zn को रख दिया, Zn देखिए बिल्कुल एक क्रम से ही दिया गया है। Zn के बाद दोस्तों देखेंगे तो ये Hg हो जाएगा मरकरी, और फिर उसके बाद Ag हो जाएगा चांदी। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 507 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा के सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, के बाद यानी कि के होता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद हमारा सोडियम है, फिर जिंक है, फिर मरकरी है, फिर हमारा चांदी है। तो ये इनका क्रम हो गया, हमने इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया बड़े से छोटे की ओर। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला 508 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और यहां से अगर देखेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, तो ये सक्रिय धातु पूछा गया है। तो सबसे कम सक्रिय धातु दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सीसा। तो 508 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 509 नंबर, और 509 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है? लवण जल, क्लोरीन जल, चूने का पानी, ब्रोमीन जल। तो ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है। 509 नंबर में अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा लवण जल। देख लीजिएगा ये ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है 510 नंबर पे कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का किण्वन कहा जाएगा, जल का आयनीकरण कहा जाएगा, जल का विद्युत अपघटन कहा जाएगा, जल का जल अपघटन कहा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का हमारा क्वेश्चन है। यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 510 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 510 के बाद हम लोग देखेंगे 511 नंबर, और इस पे कहा है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है: प्रवाहकत्व के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन के द्वारा, गतिविधि श्रृंखला द्वारा, प्रतिक्रियात्मकता द्वारा। तो 511 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा जो सी दिया गया है गतिविधि श्रृंखला द्वारा, ये हो जाएगा 511 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होगा? तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, या बी की तुलना में भारी है, या बी की तरह से एक समान की ही प्रतिक्रिया है। ये देखेंगे 512 नंबर में जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन, ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो 512 का हमारा देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया 513 नंबर पे कहा गया कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है कौन सा? कैल्शियम, एल्युमिनियम और निकेल या दोस्तों लेड। पीबी होता है हमारा, लेड होता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो धातु होगा तो वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम। देखिए धातुओं को उसकी अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। तो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक सक्रिय धातु कैल्शियम है, इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम को रखा गया है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 513 का ये सबसे ऊपर तो इसको रखा जाएगा, लेकिन हमने बताया ना सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन हो जाएगा? ये कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि सी ए हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 513 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु नाइट्रिक एसिड का, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का, तनु एसिटिक एसिड का, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है, वो भी एनटीपीसी के सेकंड स्टेज वाले एग्जाम में। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? स्टेज फर्स्ट के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लीजिएगा, तनु नाइट्रिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु एसिटिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 514 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा बी दिया गया है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट एवं परफेक्ट आंसर बन जाएगा। 514 का तनु सल्फ्यूरिक एसिड, 514 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एनोडाइजिंग एवं वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा 514 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 515 नंबर, और इसमें कहा गया कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? सीसा, टिन, चांदी, जस्ता। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो ये धातु हमारी हो जाएगी डी, यानी कि जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्ता जो होता है वो आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर देता है। तो 515 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 516 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो जस्ता हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, या फिर दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये 516 का हमारा जो दिया गया है बी ऑप्शन, यानी कि चांदी। देख लीजिए, यही तो कह रहा है कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो चांदी जो हमारा लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। ये जो दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अब अगर इनमें इनके अगर हम क्रम के अकॉर्डिंग देखें
देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता और फिर हमारा आ जाएगा चांदी आ जाएगा। देखिए अब मैं अगर यहाँ पे इनका क्रम लिखूं, सक्रियता यानी कि ये इनका क्या लिख देते हैं, धातुओं के सक्रियता श्रेणी के अनुसार इनका क्रम अगर लिख दिया जाए, देखिए सक्रियता क्रम के अनुसार इनका क्रम लिख दिया जाए। देखिए सक्रियता 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 श्रेणी, अगर इनकी हम सक्रियता श्रेणी लिखते हैं तो देख लीजिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम Mg लिख देंगे, Mg क्या लिखेंगे, Mg हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर हमारा Zn जस्ता हो जाएगा, और इसमें एक देख लीजिए नहीं दिया गया, Fe लोहा हो जाएगा, उसके बाद हमारा Ag चांदी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इनका एक क्रम बनेगा। तो यहां से देखेंगे तो 516 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 517 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। तो ये जो यहां से दोस्तों क्वेश्चन राइट हो जाएगा हमारा 517 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जल मिश्रित HCl जो बताया गया है के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जो ना करता हो दोस्तों उसको आपको बताना है। तो देख लीजिएगा मैग्नीशियम यानी कि Mg हो गया, कॉपर यानी कि Cu हो गया, एल्युमिनियम यानी कि Al हो गया, जिंक मतलब दोस्तों Zn हो गया। तो ये हो जाएगा कॉपर यानी कि Cu, देख लीजिएगा यहाँ पे आप क्या भर देंगे, Cu कॉपर। कॉपर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 517 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 518 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम यानी कि Al निकाला जा सकता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 518 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 519 नंबर, और इस पे कहा गया है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम का, जस्ता का, रोडियम का या फिर दोस्तों टिन का। तो 519 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी यानी कि जस्ता का, विकल्प बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा कहा गया है 9 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अम्ल या क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल यानी कि एसिड के बारे में। देखिए प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हो जाएगा हमारा प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है। तो देख लीजिएगा ये प्रति अम्ल प्रबल अम्ल यानी कि प्रति अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल यानी कि को उदासीन करने के लिए क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है। तो ये सही नहीं है कहा गया है ना। तो देखिए सही नहीं है, तो ये जो विकल्प दिया गया प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये बात गलत कह दिया गया है। जैसे प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात हमारी गलत है, ये सही है। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, सही कह रहा है। MgOH का होल ट्वाइस एक प्रति अम्ल है, सही कह रहा है। लेकिन जो गलत हो जाएगा यहां से हमारा वो हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जिसने तो कहा सही नहीं है, हमको गलत वाला बताना है। तो 520 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 521 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डाट डाट होते हैं। सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डाट डाट होते हैं। उदासीन होंगे, अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, उभयधर्मी होंगे।
तो सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डाट डाट होते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है हमारा 521 नंबर में। अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अम्लीय। अम्लीय यहाँ पर रख दिया जाएगा, अम्लीय। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा अम्लीय। 521 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल को हमको बताना है, इनमें से कौन से दुर्बल अम्ल हैं। देख लीजिएगा दिया गया CH3COOH या H2CO3। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हो गया H2SO4, HNO3, H2CO3, फिर दिया गया HCI, CH3COOH, H2SO4, फिर देख लीजिएगा ये सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल की श्रेणी में जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा CH3। देख लीजिएगा CH3COOH, और फिर यहाँ पे COOH, फिर एक और हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन। तो 522 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 522 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 523 नंबर। 523 नंबर में दोस्तों अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पे कहा गया सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। सभी एसिड के लिए कह रहा आम तत्व हैं। तो देखिए ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या हाइड्रोजन है। तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व होते हैं वो दोस्तों हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन। देख लीजिएगा हाइड्रोजन हमारा देख लीजिएगा 523 का विकल्प नंबर जो डी दिया गया है हाइड्रोजन, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, डी ऑप्शन पे। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 524 नंबर, और इस पे कहा गया कि सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो 524 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है हाइड्रोजन। अभी पिछला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है ये भी देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, यानी कि 524 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे तो अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 524 के बाद हम लोग देखेंगे 525 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि प्रबल अम्ल के विलयन में डाट डाट होते हैं, अणु और आयन दोनों होते हैं, ज्यादातर आयन होते हैं, ज्यादातर अणु होते हैं, ज्यादातर पानी होता है। प्रबल अम्ल के विलयन में डाट डाट होते हैं। तो प्रबल अम्ल के विलयन में ज्यादातर क्या होते हैं, आयन होते हैं, ज्यादातर आयन होते हैं, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 525 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 525 के बाद हम लोग देखेंगे 526 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, सही या गलत कथन है। देख लीजिएगा ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा कौन सा इसमें सही या गलत दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कहा गया है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा कहा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। दोनों कथन गलत हैं, केवल कथन ए सही है, केवल कथन बी सही है, दोनों कथन सही हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे 526 नंबर पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो कथन ए में दिया गया है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, ये बात दोस्तों सही कह रहा है। फिर दूसरा देख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है, ये बात सही नहीं है। तो केवल कथन हमारा ए सही है, ये दिया गया है 526 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 526 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 526 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है।
लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है तो वो हो जाएगा हमारा 527 का विकल्प नंबर। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 527 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, 527 के बाद हम लोग 528 नंबर देखेंगे और 528 नंबर पे हमारा कहा गया है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करते हैं। बी में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड हैं। फिर अगला कहा गया कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। फिर लास्ट ऑप्शन पे दिया गया कह रहा सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 528 नंबर पे जो हमारा हो जाएगा। देखिए, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 528 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा क्या गलत कथन के अंतर्गत आ जाएगा कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद नमकीन होता है, यानी कि अम्लों का स्वाद इसने नमकीन बता दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। बल्कि दोस्तों हम आपको बता दें कि अम्लों का जो स्वाद होता है वो नमकीन ना होकर के अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, अम्लों का स्वाद जो होता है दोस्तों, अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है भाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसने कह दिया अम्लों का स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है, नमकीन जो कह दिया इसलिए गलत है, गलत ही पूछा गया है। विकल्प नंबर हमारा 528 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 529 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। सबल अम्ल कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, या हाइड्रासिड्स अनैक्सी अम्ल कहलाएंगे, या तनु अम्ल कहलाएंगे। तो 529 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी के साथ राइट हो जाएगा, हाइड्रासिड्स अनैक्सी अम्ल कहलाएंगे। यानी कि सी ऑप्शन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 530 नंबर पे, और इस पे कहा गया है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, पानी में सांद्र अम्ल। दोस्तों 530 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है पानी में सांद्र, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में सांद्र अम्ल होना चाहिए। ये 530 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 531 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता। पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों देख लीजिएगा 531 का जो दिया गया है हमारा बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहा गया है क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा स्रावित नहीं होता है। 532 में देख लीजिएगा कहा गया है कि डाट डाट सोना को घोल सकता है। सोना को क्या घोल सकता है, सोना को जो घोल सकता है दोस्तों एक्वारेजिया घोल सकता है। देखिए एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया नाम से जानते हैं। बात समझ गए दोस्तों, एक्वारेजिया क्या होता है देख लीजिएगा। ये जो एक्वारेजिया होता है ये किसका किसका दोस्तों देख लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का एक भाग, आगे ले दीजिएगा का एक भाग, और इसमें दोस्तों देख लीजिएगा इसका, और किसका दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे HCl के 3 भाग, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोराइड यानी कि यहाँ पे होगा ना HCl के 3 भाग, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको आप बोलेंगे HCl यहाँ पे देख लीजिएगा HCl के 3 भाग
इन्हीं दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये बात आप समझे हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए HNO3 का एक भाग HCl के 3 भाग के मिश्रण को हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। यही 532 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 533 नंबर, और इसमें कहा गया है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, HNO3, CH3COOH, H2SO4 या फिर दोस्तों HCl। तो 533 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी CH3COOH, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो 533 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 534 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो हमको सही की पुष्टि करना है, कौन सा सही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही नहीं है। OH माइनस पावर में निगेटिव चार्ज दिया गया को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, ये भी सही नहीं है। फिर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, बिल्कुल सही है। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, जलीय और घुली स्थिति में स्थित विद्युत का संचालन करता है। तो ये हो जाएगा 534 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 535 नंबर, और इसमें हमारा रेलवे ग्रुप डी में दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन क्या दोस्तों 2 बार पूछा गया है, ये कहने का मतलब था। और यहाँ पे 535 नंबर में देख लीजिए कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अथवा गलत नहीं है, सही नहीं है या कहता है गलत नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। ए ऑप्शन में कहा है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl और HCl पढ़ेंगे दोस्तों, HCl और H2SO4 और HNO3। दूसरा ऑप्शन में दिया गया कह रहा एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 या H2SO3। तो ये जो हो जाएगा हमारा 535 का, इसमें से जो दोस्तों जो राइट बनेगा वो हमारा बन जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। देख लीजिएगा ये भी सही होगा और ये भी सही है, तो ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 535 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 535 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 535 के बाद हम लोग देखेंगे 536 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डाट का उपयोग किया जाता है। फिर से बात समझिएगा, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डाट का उपयोग किया जाता है। तो निकिल का या सूर्य का प्रकाश का या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का या फिर दोस्तों ताप का। तो 536 का दोस्तों देख लीजिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये दिया गया है 536 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 537 नंबर, और इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, हमको असत्य वाला कथन बताना है। तो असत्य कथन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कहा गया है यह जलीय माध्यम तरल अथवा अवस्था में H- का या H निगेटिव का निर्माण करता है, सही कह रहा है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये बात गलत कह दिया, यह स्वाद में कड़वा नहीं होता दोस्तों। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, सही कह रहा है। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अपक्रिया करता है, सही है। यानी कि दोस्तों यह स्वाद में कड़वा होता है, ये बात यहाँ पे इसने गलत कह दी है। 537 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा बी। बी जो होता है यहाँ पे कह रहा है ये क्या होता है, देखिए इसने कहा है कि यह स्वाद में कड़वा होता है, तो ये कड़वा शब्द जो कह दिया ये गलत कह दिया। कड़वा नहीं दोस्तों, ये क्या होता है हमारा, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 537 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 538 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, CO या फिर दोस्तों SO2, SO3 या NO2। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो 538 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा ए,
ऑक्साइड अम्ल नहीं है, तो ये सारे ऑक्साइड अम्ल हैं, लेकिन CO जो दिया गया है वो ऑक्साइड अम्ल हमारा नहीं हो जाएगा, वो दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 539 देख लीजिए, कहा गया है कि डाट डाट अम्लीय नहीं है। देखिए अम्लीय नहीं है, तो इनमें से अम्लीय नहीं है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, CCl4। देखिए सी ऑप्शन में क्या है, अम्लीय नहीं है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे CCl4। ये हमारा क्या नहीं है 539 का, इसको अम्लीय में गणना हम लोग नहीं करेंगे। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 540 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डाट डाट के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। देख लीजिएगा अभी अभी हमने बताया है 1:3। देखिए यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग, तो 1:3 भाग ही हमारा क्या कहलाता है, ये एक्वारेजिया कहलाता है। ये दिया गया है 540 का, विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे 541 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, यानी कि 541 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 542 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। ए ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया गया है, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे CH3COOH या H2CO3 या H2SO4। दूसरा बी ऑप्शन में कहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। वहां बड़ी मात्रा में उत्पादन करता था पहले वाले में, यहाँ पे कम मात्रा में उत्पादन करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 542 का दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, देखिए ये भी इसने जो कह दिया है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है H+ आयनों का, तो ये बात गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। फिर दोस्तों देखेंगे तो बी वाला अगर देखेंगे तो ये कह रहा है अम्ल में ये H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये भी बात हमारा गलत दिया गया। जो उदाहरण समझाए गए हैं उदाहरण भी गलत है, यानी कि बी वाला, ए और बी दोनों सत्य हैं। 542 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 542 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 543 नंबर क्वेश्चन पे, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे होते हैं, H2 फिर CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस प्लस H2 प्लस साल्ट जलीय माध्यम तरल माध्यम में H+ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे 543 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया देख लीजिएगा सी, धीमा उदासीनीकरण अर्थात दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया एसिड प्लस बेस प्लस H2 प्लस साल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूछा कथन अम्लों में बारे में सही नहीं है, तो सी वाला हमारा जो दिया गया वो सही नहीं हो जाएगा। वो ये कितना हो जाएगा 543 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 543 का हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 544 नंबर पे, इस पे कहा गया है कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमको गलत कथन बताना है। तो 544 में दोस्तों देख लीजिएगा गलत कथन हमारा देख लीजिएगा जो यहाँ पे दिया गया है, अम्ल धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, सही कह रहा है। अम्ल क्षार से अपक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ये बात इसने गलत कह दिया। अम्ल सक्रिय धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाई ऑक्साइड प्रदान करते हैं, सही कह रहा है। तो 544 का विकल्प जो दिया गया है वो हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 545 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। 545 का अगर दोस्तों देखेंगे तो अम्ल का भार दोस्तों देख लीजिएगा
तो यहां से अगर हम अम्ल का भार निकालेंगे तो ये अम्ल बराबर हम लिख देते हैं दोस्तों, कितना लिख देंगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना दिया गया है ये देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा अम्ल का भार बराबर हम देखेंगे तो ये हमारा देखिए इनका अनुपात क्या दिया गया है, देखिए अम्ल, देखिए मिश्रण में लवण एवं अम्ल, तो पहला वाले लवण है ये हमारा अम्ल है, तो हम अम्ल निकालने जा रहे हैं तो अम्ल हमारा 7 हो जाएगा। मिश्रण का भार कितना दिया गया है 360, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा टोटल भार कितना है, पहले हमारी बात समझिएगा ध्यान से, अगर इसको आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा देखिए ये दिया गया है लवण और ये दिया गया है हमारा अम्ल, तो इनका अनुपात दिया गया है 5:7। अब देखिए टोटल मिश्रण का भार कितना दिया गया है 360, इन दोनों का टोटल हम कर देंगे, देखिए 7 5 12 बराबर आ जाएगा हमारा 360, तो 1 बराबर आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अम्ल का भार बताइए, तो अम्ल हमारा कौन है ये 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये अम्ल 7 निकल करके आ जाएगा, 7 21 210 ग्राम आ जाएगा, 210 ग्राम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 545 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 545 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 546 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो बस यही कड़वा वाला जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ना 546 कड़वा होता है, तो कड़वा तो अम्ल का स्वाद होता ही नहीं है, तो ये बात गलत कह दिया, हमको गलत ही बताना है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत वाला 546 का हमारा विकल्प बी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 547 नंबर, और इसमें कहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम अगर दोस्तों देखेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमारा जो हो जाएगा परक्लोरिक अम्ल, नहीं ये नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो देखिए म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 547 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 548 में नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। देखिए क्षार में पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है जिसके कारण यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 548 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 549 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा है निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है। देखिए इनमें से कह रहा कौन सा प्रबल क्षार नहीं है। CuOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, फिर LiOH। देखिए CuOH का होल ट्वाइस यानी कि 549 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है, तो वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 550 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतया डाट डाट होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, हानिकारक होता है। तो 550 का अगर दोस्तों देखेंगे विकल्प जो हमारा दिया गया है क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीय कहलाएगा। तो 550 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 551 नंबर, और 551 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाट डाट है, क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, उदासीन है, या प्रबल अम्ल है। तो यहां से दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक हमारा दिया गया देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 552 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः डाट डाट प्रकृति के होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, मीठे होते हैं, या फिर दोस्तों अम्लीय होते हैं। तो 552 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय। दोस्तों क्षारीय हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 552 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग
553 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डाट डाट है, हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग दोस्तों हमारा परिवर्तित नहीं होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 553 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 553 के बाद हम लोग देखेंगे 554 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो क्षार नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो क्षार हमारा हो जाएगा C2H5OH जो है ये एक प्रकार का एल्कोहल है, जिसका रासायनिक नाम दोस्तों एथिल एल्कोहल है। देखिए ये जो दिया गया है C2H5OH ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है दोस्तों, एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल है दोस्तों, ठीक है ना। यही जो है हमारा, यही हमारा क्या नहीं है, यही क्षार नहीं है। तो 554 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 555 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डाट डाट रंग में बदल देते हैं। क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डाट डाट रंग में बदल देते हैं। तो ये दोस्तों नीले रंग में बदल देते हैं, किसमें, नीले रंग। नीला रंग दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 555 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। तो दोस्तों NaOH जो दिया गया है ये प्रकृति में एक क्षारीय पदार्थ है, जबकि और जो सभी दिए गए हैं जैसे कि दोस्तों HCl दिया गया है, HNO3 दिया गया है, H2SO4 दिया गया है, ये सभी यौगिक क्या है, हमारे अम्ल हैं। देख लीजिएगा ये जो हमारा है ये हमारा क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये H2SO4 ये भी हमारा अम्ल हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये हमारा अम्ल नहीं होगा, यही प्रकृति में एक क्षारीय पदार्थ है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा NaOH क्या है, क्षारीय पदार्थ हो जाएगा दोस्तों। ये दिया गया, देखिए क्षारीय पदार्थ पूछा गया, प्रकृति में क्षारीय पदार्थ, तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 556 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से विषम की पहचान करें। देखिए विषम की पहचान अगर आप करेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिएगा NaOH जो दिया गया है ये क्या है हमारा, ये एक प्रकार का क्षारीय है। क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। और ये CuOH का होल ट्वाइस दोस्तों दिया गया है, ये भी हमारा क्या है, क्षारीय प्रकृति, ये भी है हमारा, ये भी क्या है हमारा, क्षारीय प्रकृति, ये भी है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला दोस्तों देख लीजिएगा NH4OH जो दिया गया है, NH4OH ये भी हमारा क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, ये भी हमारा क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। देखिए क्षारीय प्रकृति का है। ZnOH का होल ट्वाइस ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा क्षारीय प्रकृति का नहीं है, ये हमारा उभय धर्मी है। क्या है दोस्तों, उभय धर्मी। तो यहां से आप लिख दीजिएगा उभय धर्मी। क्या लिखेंगे दोस्तों, उभय धर्मी लिख देंगे। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी विकल्प डिफरेंट हो जाएगा। 557 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 558 नंबर, और इस पे कहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। ये बात हमको यहां से बतानी है दोस्तों। देखेंगे तो Al2O3 जो दिया गया है यही हमारा अन्य धात्विक ऑक्साइड से क्या है, ये भिन्न है। Al2O3 देख लीजिएगा, Al2O3 दिया गया है हमारा 558 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे हम लोग 559 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देख लीजिएगा। फिनोल्फिथेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो 559 का दोस्तों देखेंगे तो कह रहा कौन सा कथन गलत है, हमको गलत बताना है। ये जो दिया गया है फेनोफ्थेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये दिया गया है डी ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये दिया गया 559 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 560 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। उनका स्वाद कड़वा होता है। तो 560 का दोस्तों देखेंगे तो वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, ये दिया गया है सी ऑप्शन। तो 560 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 561 नंबर, और इस पे कहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, या जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH निगेटिव आयन का निर्माण करता है। इनका स्वाद कसैला होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन सा सही नहीं है कहा गया है, यानी कि जो गलत हो रॉन्ग हो उसी को आपको बताना है दोस्तों। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये बात गलत है, बाकी और तो सारे सही हो जाएंगे। तो 561 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 562 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार के संबंध में सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया स्वाद में खट्टे, संक्षारक, स्वाद में कसैले, स्पर्श करने में साबुन जैसे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कसैला होता है। यह ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। अम्ल क्षार जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, और क्षार में पानी का मिलान एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो ये स्वाद में खट्टे जो इसने बता दिया है, ये बात इसमें गलत बताई गई है। ये तो कह संबंध नहीं है, तो यही नहीं है। स्वाद में खट्टा नहीं होता है, ये कसैला होता है। 562 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये गलत हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 563 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। क्षार का गुण नहीं है, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होता है, या मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 563 का दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन, ये पानी में हाइड्रोजन उत्पन्न कर देते हैं, ये इसका गुण नहीं हो जाएगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये बात सही है। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये भी बात सही है। फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो 563 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 564 नंबर, और यहां पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। H2SO4, MgOH का होल ट्वाइस। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि HCl, और फिर आगे कहा गया है कि CH3COOH। तो 564 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा बी दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, धारणा इनमें से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए MgOH का होल ट्वाइस दोस्तों दिया गया है, ये हमारा क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अन्य सभी से भिन्न है। भिन्न इसलिए है दोस्तों, ये अम्लीयता दूर करने में अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य का उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 564 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 565 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अथवा गलत है। ए ऑप्शन में कहा है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH निगेटिव आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे NaOH, KOH, KOH। देख लीजिएगा क्या ये सही है हमारा। 565 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH निगेटिव आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये उदाहरण के तौर पर दिया गया। ये बात बिल्कुल हमारी सत्य है। और दूसरा देख लीजिएगा, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH निगेटिव आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। ये बात दोस्तों सही नहीं है, गलत कह रहा है। तो केवल ए सही है, ये दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 565 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है हमारा। और अगला हम लोग देखेंगे 566 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिएगा भाई, 566 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, कहा गया है कि इनमें से क्या क्षार है, इनमें से क्या क्षार है। CuOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, NaOH, फिर FeOH का होल थ्राइस। ये भी हमारा ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा क्षार है। तो क्षार दोस्तों देखेंगे तो NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एक क्षार है। देख लीजिएगा ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एक क्षार है। 566 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिएगा हाइड्रा, आगे लिख दीजिएगा ऑक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 567 नंबर में कहा गया है कि निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार छूने में मुलायम होते हैं, क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं। वे दोस्तों इलेक्ट्रोलेट आगे बताया गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 567 का जो हमारा दिया गया है, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है कहा गया है। नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, यही दोस्तों गलत है। बाकी और तो हमारे क्या है, ये सारे सही हो जाएंगे। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 567 का हमारा क्या हो जाएगा, 567 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 568 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चार विकल्पों में से अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है, क्या दिया गया है, डी ऑप्शन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 568 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा साल्ट, यानी कि लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। H2SO4 माइनस का NH4OH, ये तो हो गया ए ऑप्शन पे। दूसरा है HNO3 माइनस का NH4OH, फिर अगला है HCl NH4OH, फिर HCl माइनस का NaOH। तो 569 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया, देख लीजिएगा हाइड्रोक्लोराइड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है 569 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग बोलते हैं ना 2022 से क्वेश्चन नहीं लिए गए, इसमें सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं दोस्तों। 2022 का हो चाहे 21 का हो चाहे 18 का हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इस वीडियो और सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 570 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। HCl और NaOH, फिर H2CO3 और NaOH, फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा HCl और NaCl, फिर H2CO3 और Na2CO3। ये हमारा ग्रुप डी दोस्तों 2022 में ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर,
H2CO3 और NaOH 570 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा दोस्तों 571 नंबर। कहा गया कि वॉशिंग सोडा डाट डाट है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? देखिए वॉशिंग सोडा एक क्षारकीय लवण होता है। इसका रासायनिक सूत्र अगर देखेंगे, इसका क्या होता है? देखिए एक क्षारकीय लवण होता है। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो 571 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो Na2, देखिए हमने क्या लिख दिया? Na2CO3, देखिए CO3 और फिर यहाँ पे 10H2O इंटू 10H2O, देखिए इंटू 10H2O, ये हमारा हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 571 के बाद हम लोग देखेंगे 572 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लवण जल कहा जाएगा, चूना कहा जाएगा, चूना पत्थर कहा जाएगा, कास्टिक सोडा कहा जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? 572 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए लवण जल कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लवण जल बोला जाता है। ये विकल्प नंबर हमारा 572 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 573 नंबर। और इस पे हमारा कहा गया कि यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है, व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, पाप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो 573 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है सी, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ये दिया गया सी ऑप्शन। 573 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट करेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 573 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 574 नंबर। और इस पे हमारा कहा गया क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इस पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया, सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्षार प्लस अम्ल बराबर जल प्लस गैस, या क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस अवक्षेप। तो कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 574 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, यानी कि क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल, ये दिया गया है बी ऑप्शन। तो 574 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 575 नंबर। कहा गया कि धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं होती हैं दोस्तों कह रहा अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं दोस्तों? लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन में। तो 575 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 576 नंबर। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा लवण अम्लीय है? तो लवण जो है अम्लीय है, ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे दिया गया है 577 नंबर। कहा गया है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है, क्या बनता है? तीव्र अम्ल और मंद क्षार से बनता है, मंद अम्ल और मंद क्षार से बनता है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनेगा, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से बनेगा। 577 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा सी दिया गया है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। 577 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 578 नंबर। और इस पे कहा गया है खाने का नमक यानी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से। अभी जो आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों देख लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लिया गया है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा अम्ल और क्षार से बना होता है। किससे बना होता है? देख लीजिएगा
एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, देख लीजिएगा यही हमारा, देख लीजिए पिछला क्वेश्चन था ना, देखिए तीव्र अम्ल, तीव्र का मतलब वही मजबूत अम्ल, और तीव्र क्षार और मजबूत क्षार से, देख लीजिएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। ये सेम दोनों क्वेश्चन 577 और 578 एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया है, ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा वही काम यहाँ पे पूछा गया, कहा गया है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम दोस्तों देखिए क्या होता है, NaCl होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 579 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 580 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया क्वेश्चन में कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का। दोस्तों देख लीजिएगा किसका, नमक का। 580 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 580 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 580 के बाद देखेंगे 581 नंबर, और अगला हम देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बर्फ को पिघलाने के लिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे हम नमक का प्रयोग करते हैं, किसका, नमक का, जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा 581 का ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 582 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार, लवण और जल। तो ये दोस्तों देखेंगे 582 का हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है डी ऑप्शन, लवण और जल, ये दिया गया है 582 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 583 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन या उत्पाद के रूप में डॉट डॉट और डॉट डॉट प्राप्त होता है। 583 में देखेंगे, देखिए जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में दोस्तों क्या, लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 583 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 584 नंबर, और इसमें कहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड करा किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया करेगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 584 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों का देखिए इसका फार्मूला होता है HCl होता है। क्या होता है दोस्तों, HCl होता है। तो बस यही हमारा दोस्तों हो जाएगा, और आगे दोस्तों अगर आप देखेंगे देख लीजिएगा HCl हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखेंगे 585 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 585 का देखेंगे तो कह रहा उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है अमोनियम क्लोराइड का। देख लीजिएगा 585 का विकल्प जो दिया गया है डी, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड दोस्तों हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 586 नंबर, और इस पे कहा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है दोस्तों, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड, देखिए क्या नाम लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र आपने जान ही लिया NaCl होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा
यही हमारा साधारण नमक होता है। इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक। देखिए क्या लिखेंगे? साधारण नमक बोलेंगे इसको, ठीक है भाई। और NaOH को दोस्तों क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और KOH को बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और HCl को बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से आपने देख लिया 586 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लवणों का पीएच मान 1 होता है। फिर कहा है लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो 587 का देखेंगे तो कह रहा कौन सा कथन सही है? तो सही वाला कथन हमारा डी हो जाएगा। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो 587 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू निकालेंगे और यहां से देखेंगे इन तो यहां से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा पहला यानी पीएच मान, पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। 588 नंबर इसमें कहा है कि इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? पीएच मान कह रहा है इनमें से किसका शुद्ध जल से कम होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल से कम होने वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो जठर रस दिया गया है। जठर रस का जो पीएच मान होता है वो शुद्ध जल से कम होता है। इससे होगा दोस्तों जठर रस से हमारा ये क्या होगा? कम होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है, पहले बात समझना, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का आगे लिख दीजिएगा पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब दोस्तों जठर रस HCl होता है जिसका पीएच मान लगभग दोस्तों कितना होता है? देखिए जठर रस का पीएच मान होता है 1.7 होता है समथिंग। कितना होता है? 1.7 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 588 का। देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 588 के बाद हम लोग देखेंगे 589 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग दोस्तों जो हो जाएगा हमारा 10.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.4 हो जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 589 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 589 के बाद हम लोग देखेंगे 590 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले अम्ल का या लवण का मान पीएच मान कितना होता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया है दोस्तों? प्रबल क्षार और यहाँ पे प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान दोस्तों जो होता है पीएच मान 7 से अधिक होगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन में। तो 590 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा है। अगला देख लीजिएगा 591 नंबर और इस पे कहा है कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा पीएच मान जो सबसे कम होगा, देखिए अगर हम देखें लार का यानी भोजन से पहले लार का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? हम अगर देखें तो इसका होता है 7.4 होता है। कॉफी का अगर दोस्तों देखेंगे तो 4.5 से दोस्तों देख लीजिएगा इसका होता है 4.5 से लेकर के 6 होता है, 6.0 तक होता है कॉफी का। टमाटर का देखेंगे दोस्तों तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? ये 4.4 होता है। और लार यानी भोजन के बाद इसका पीएच मान देखेंगे तो ये 5.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.8 सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे कम दोस्तों देख लीजिएगा टमाटर के रस का हो गया। किसका हो गया? टमाटर के रस का। तो 591 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 592 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट कहा गया है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। तो देख लीजिएगा क्या ये कथन सत्य है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कथन जो हमारा होगा
बिल्कुल सत्य है। देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है, तो बिल्कुल सत्य है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा, अगला कहा है कथन सेकंड में, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है, दोनों कथन सत्य हैं। ये दिया गया 592 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा दिया गया है। 593 दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान डाट डाट से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान डाट डाट होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान दोस्तों हम आपको बता दें कि 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 ईस्वी में दिया था। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 5.6 होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ देख लीजिएगा 593 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा शब्द सबसे पहले देखिए यहां पे हम लिख देंगे अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग सबसे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, सबसे पहले अम्लीय वर्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ। कौन दोस्तों? देखिए रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1872 ईस्वी में किया था। ठीक है भाई, 1872 ईस्वी में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। ये बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 593 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 594 नंबर पे, और इस पे कहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में फर्स्ट कथन में कहा है कि पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति है। आप देख लीजिएगा 594 में अगर आप देखेंगे तो इसने कहा है कि पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है जिसका अर्थ क्या है? शक्ति है। जिसका अर्थ शक्ति है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पीएच मान में पी शब्द है, पी जो वर्ड है ये जर्मन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पोटेंज, जिसका अर्थ शक्ति होता है। अब देखिए पीएच पैमाने स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। ये बात गलत कही गई है। हम पीएच पैमाने में दोस्तों 0 से 16 तक नहीं मापते हैं, बल्कि 0 से 14 तक मापा जाता है। कहां तक? देखिए पीएच मान 0 से 14 अंकों तक मापा जा सकता है, जिसमें पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि 7 से अधिक वाले पीएच मान वाले विलयन क्षारीय तथा 7 से कम वाले पीएच मान वाले अम्लीय होते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए 0 से 14 मापा जाता है। कहां से कहां मापा जाता है? 0 से 14 मापा जाता है। देखिए 7 से कम, देखिए 7 से कम को अगर देखेंगे तो 7 से कम वाले को अम्लीय प्रकृति देते हैं। 7 से कम वाले क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? देखिए 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों क्षारीय होते हैं। या फिर दोस्तों आप क्या कहते हैं, या इनको आप कह सकते हैं क्षारीय होते हैं, यानी कि क्षारीय लिख देंगे, क्षारीय होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें हो गई। तो ये बात आप जान लीजिएगा। ये दिया गया, केवल देखेंगे कथन फर्स्ट सत्य और कथन सेकंड असत्य है। ये हमारा दिया गया 594 का विकल्प सी पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे कहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान अगर आप देखेंगे तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो हमारा हो जाएगा वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। विकल्प हमारा जो दिया गया है वो हो जाएगा बी ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा 7 दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी 2022 उदासीन विलयन का कहा गया है पीएच मान, ये हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन 7, यानी कि 595 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 596 दोस्तों देख लीजिएगा, और इसमें कहा एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच
26 है, यह दर्शाता है कि विलयन डाट डाट का है। प्रबल क्षारीय प्रकृति, दुर्बल क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति, प्रबल अम्लीय प्रकृति। यहाँ पे देखेंगे 596 का अगर देखा जाए तो विकल्प जो हमारा दिया गया है प्रबल अम्लीय प्रकृति, डी ऑप्शन 596 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि। फिर कहा गया है कि H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH निगेटिव आयन की सांद्रता में कमी। 597 का अगर दोस्तों देखेंगे तो बी ऑप्शन देख लीजिएगा, OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि। 597 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 598 नंबर, और इसमें कहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डाट डाट होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डाट डाट होता है। 14 होता है, 7 होता है, 1 होता है, 0 होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डाट डाट होता है। तो 598 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। 0 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 598 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा समुद्री जल, अगर हम इनका सबका पीएच मान लिखें, देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8.5 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद रक्त का देखेंगे, ये अक्सर पूछे जाने वाले हैं। रक्त का पीएच मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। लार का 6.5 हो जाएगा। देखिए लार का ये 6.5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दूध का, तो यहाँ पे दूध का कितना होता है पीएच मान? दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। दूध के बाद अगर देखें दोस्तों मूत्र का भी पीएच मान पूछा जाता है, तो मूत्र का पीएच मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 6.0 या आप 6 भी कह सकते हैं। नींबू का पीएच मान देखेंगे तो नींबू का पीएच मान हमारा 2.2 होता है। ये सारे इतने हमारे पीएच मान हो गए दोस्तों। इनको आप ध्यान दे लीजिएगा, इनको आप रट लीजिएगा। इन्हीं में से आपका कोई एक जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 599 नंबर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 599 नंबर में कहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। 2.2 देख लीजिएगा विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 599 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 600 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 3 विलयनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान का क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे जो होता है पीएच मान, ये जो हमारा एक साथ दिया गया है, एक दूसरे दोस्तों देख लीजिएगा 0 से 7 यानी कि अम्लीय हो गया, और दूसरा 7 से 14 हमारा क्षारीय होता है, और पीएच मान एक हमारा 7 जो होता है उदासीन होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा जो यहाँ पे तीनों विलयन अगर देखेंगे तो देखिए तीनों विलयन एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ये बन जाएगा हमारा एक्स, वाई और जेड, ये बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां दिया गया है? एक्स, वाई, जेड देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा देख लीजिएगा ये बी। देखिए लेकिन ऐसा तो हमारा नहीं बनेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रता में देखेंगे तो एक तो हमारा पीएच वैल्यू होता है 0 से 7, इसके लिए होता है अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। एक होता है दोस्तों हमारा कितना? 7 से 14 होता है। 7 से 14 को अगर आप देखेंगे तो वो हमारा क्या होता है? देख लीजिएगा 7 से 14 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये क्षारीय होता है। ये क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। 7 केवल होता है हमारा उदासीन होता है।
तो ये उदासीन हो जाएगा। तो इसका जो क्रम बनेगा x बनेगा, फिर z बनेगा, फिर ये हमारा y बन जाएगा। ये क्रम बनेगा, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 600 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपका कोई डाउट या किसी भी सब्जेक्ट में होता है, अगर आप उन सब क्यूरियों को हमारे ग्रुप में भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो आप हमसे ग्रुप में हमारे जुड़ करके हम लोगों से आप उन सारी बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।